भारत की बात। विशाल साम्राज्य का प्रतीक, धन वैभव से परिपूर्ण उस भारत की बात जिसे अनेक राजाओं ने लूटा। अंग्रेजों ने काफी सालों तक राज किया, मुगलों ने अपना वर्चस्व बढ़ाया। उस भारत की बात कर रहा हूं। हमारी पहचान किसी औरंगजेब, बाबर, हुमायूं से नहीं है। हमारी पहचान सिर्फ ताजमहल से नहीं है, कुतुब मीनार से नहीं है। हमारी पहचान भारत की अखंड सभ्यता, परंपरा, कला और संस्कृति की है। भारत के लोगों से हमारी पहचान है। भारत के वो महावीर योद्धा जिन्होंने किसी न किसी के खिलाफ अपने धर्म के प्रति रक्षा के लिए अनेकों युद्ध किए और युद्ध जीतकर पुनः धर्म की स्थापना की, उन लोगों से है। आज ऐसे ही एक व्यक्ति की बात करने वाले हैं। हालांकि व्यक्ति कहना थोड़ा तुच्छ होगा उनके लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसे कारनामे किए हैं जिन्होंने भारत की ख्याति को विश्व प्रसिद्ध कर दिया। जी हाँ दोस्तों, भारत की बात में हम बात करने वाले हैं चंद्रगुप्त मौर्य की। अखंड भारत का निर्माण करने वाले प्रथम सम्राट की बात करने वाले हैं, या चक्रवर्ती सम्राट कह सकते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य प्राचीन भारत में मौर्य साम्राज्य के संस्थापक थे। उन्हें देश के छोटे खंडित राज्यों को एक साथ लाने और उन्हें एक बड़े साम्राज्य में मिलाने का श्रेय दिया जाता है। उनके शासनकाल के दौरान मौर्य साम्राज्य पूर्व में बंगाल और असम से, पश्चिम में अफगानिस्तान और बलूचिस्तान से लेकर उत्तर में कश्मीर और नेपाल तक और दक्षिण में दक्कन के पठार तक फैला हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य अपने गुरु चाणक्य के साथ नंद साम्राज्य की समाप्ति करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। लगभग उन्होंने 23 वर्षों तक शासन किया और सांसारिक सुख को भी भोगा और खुद को एक जन्म साधी के रूप में बदल दिया। ऐसा कहा जाता है कि उनकी संलेखना किया और मृत्यु तक उपवास का अनुष्ठान भी किया। ऐसे भारत के प्रथम चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आज बात करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, धनानंद द लास्ट नंदा किंग जो था, वो अपने अहंकार, अपने मद में काफी चकनाचूर हो गया था। भोग विलासिता ने उसने इतना आलसी कर दिया था कि उसे पता ही नहीं था सिकंदर कब उस पर आक्रमण करने आ गया। ये नंद वंश का एम्पायर है। नंद वंश करीबन 325 ईस्वी पूर्व यहाँ पे तो मथुरा पे, उज्जैन पे, कुंदा पे सबसे बड़ा साम्राज्य माना जाता था उस टाइम। मराठा मौर्य साम्राज्य से पहले का साम्राज्य है ये धनानंद की सभा है और धनानंद की सभा में एक शिष्य ने बहुत ही अच्छा उत्तर दिया। अब सुनिए वारदात क्या होती है। धनानंद अपनी राज सिंहासन पे बैठा हुआ है और उनके यहाँ पे बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, ज्ञान के प्रखंड विद्वान लोग शास्त्रार्थ के लिए आए हुए थे। तो राजा धनानंद ने ये क्वेश्चन किया कि राजा क्या है। तो चाणक्य के शिष्य ने उत्तर दिया कि राजा प्रजा का पालक होता है। प्रजा है तो वो राजा है, बिना प्रजा के राजा का अस्तित्व नहीं। फिर धनानंद ने क्वेश्चन किया, तो एक राजा की क्या कार्य पद्धति होती है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो चाणक्य के शिष्य ने कहा कि राजा सिर्फ और सिर्फ प्रजा का नौकर होता है, प्रजा का सेवक होता है, उसके अलावा कुछ ही नहीं। प्रजा की सारी संपत्ति पे उसका कोई अधिकार नहीं है। उसको भोग विलास और इतनी बड़ी बड़ी चीजें जो मिलती है जिनसे वो राजा कहलाता है, वो प्रजा की वजह से ही होती है। धनानंद को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने शिष्य से कहा कि तुम्हारे गुरु कौन है। तो विष्णुगुप्त चाणक्य। चाणक्य कोई छोटा नाम नहीं है। इतिहास के पन्नों में आप जब भी तक्षशिला का नाम आता है तो चाणक्य का नाम जरूर आता है। चाणक्य एक अच्छे ज्ञानी, अच्छे नीतिकार थे। आज हम जितनी भी किताबें पढ़ते हैं, चाणक्य नीति का हमेशा कुछ न कुछ बोध होता रहता है। तो धनानंद की सभा में चाणक्य है, तो चाणक्य ने भी वही उत्तर दिया जो शिष्य ने दिया कि राजा प्रजा का सेवक होता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। इस बात पर धनानंद को गुस्सा आ गया और उन्होंने चाणक्य को सभा से बाहर निकालने का आदेश दे दिया। आदेश के दौरान उनकी शिखा, चोटी जो है वो खुल गई। सिपाहियों ने पकड़ा तो उनकी चोटी खुल गई। तो धनानंद की सभा में अपनी चोटी
को दिखाते हुए प्रतिज्ञा की कि जब तक धनानंद के साम्राज्य का समूल विनाश न कर दूं, मैं ये सीखा नहीं। और कहते गए कि मैं एक शिक्षक हूं और शिक्षक प्रलय और सृजन दोनों के लिए उत्तरदायी होता है, और मैं इस बार प्रलय आपके साम्राज्य को समाप्त करूंगा। यह बात बहुत ही विचित्र थी धनानंद की। चाणक्य ने प्रतिज्ञा कर दी, और चाणक्य के लिए सबसे बड़ी विडंबना, सबसे बड़ी समस्या ये थी कि कौन ऐसा इंसान है जो धनानंद के साम्राज्य का सर्वनाश कर सके। तो उन्होंने एक बालक को, उसकी प्रतिभा को देखा, और उन्हें निश्चय हो गया कि ये बालक आगे चलकर मगध के साम्राज्य का राजा बनेगा, साम्राज्य को संभालेगा और अखंड भारत का निर्माण करेगा। यह प्रतिभा जिस बालक में देखी, उस बालक का नाम था चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त का जन्म 340 ईस्वी पूर्व बताते हैं। उनका जन्म स्थान पाटलिपुत्र, जो कि मगध की राजधानी भी थी, और उनका मृत्यु 297 ईसा पूर्व बताते हैं। मृत्यु का स्थान शरणबेला, कर्नाटक में एक जगह है शरणबेला इलगोला, जहाँ पे उनका स्मारक भी बना हुआ है, वहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। और उनका शासन 321 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक चला। उनकी पत्नी का नाम हिलेना और दुहारा था, और उनका उत्तराधिकारी बिंदुसार, और बिंदुसार का उत्तराधिकारी सम्राट अशोक, जिसकी बात हमने पहले वाले वीडियो में की थी। उनके पिता सर्वार्थी सिद्धि थे, माता मुरा देवी, और उनके पौत्र अशोक, सम्राट अशोक, जिनके बारे में मौर्य वंश के उदय के बारे में कई तथ्य सामने आते हैं। उनके वंश के बारे में अधिकांश जानकारी ग्रीक, जैन, बौद्ध एवं प्राचीन हिंदू ब्राह्मणवाद के प्राचीन ग्रंथों से मिलती है। इन ग्रंथों में वंश की उत्पत्ति पे कई अध्ययन भी किए गए। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि चंद्रगुप्त एक नंद राजकुमार और उनकी नौकरानी मुरा के एक नाजायज बच्चा था। दूसरों का मानना है कि चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित थे, जो पिपलाई के एक प्राचीन गणराज्य के एक सक्रिय योद्धा कबीले थे, जो नेपाली तराई और कसा, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के बीच रहा करते थे। अलग अलग मान्यता हो शासन की पृष्ठभूमि रही। अंतिम दावा यह किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने माता पिता को छोड़ दिया था, वह विनम्र पृष्ठभूमि में आया था। किंवदंती के अनुसार वह एक देहाती परिवार में पाला गया, और फिर बाद में चाणक्य ने उसे आश्रय दिया और उसे प्रशासन के नियम और बाकी सब कुछ सिखाया, जो एक सफल सम्राट में होने के लायक है। विभिन्न अभिलेखों के अनुसार चाणक्य नंद राजा के शासन को समाप्त करने के लिए उपयुक्त विधि की तलाश में थे। कई बार उन्होंने प्रयास किए, पर वो असफल रहे। तो उन्होंने कूटनीति के थ्रू धनानंद की सेना में विद्रोह कर। उस समय सिकंदर जो था वो भी मगध पे आक्रमण कर रहा था। तो चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को उसी के अनुसार शिक्षा, दीक्षा, सभी की शिक्षा उन्हें प्रदान की और एक विशाल सेना में बदल दिया। मौर्य साम्राज्य करीबन 324 ईसा पूर्व सिकंदर और उसके सैनिकों के ग्रीस पीछे हटने का फैसला किया। उन्होंने ग्रीक शासकों के विरोध के को छोड़ दिया गया। अब प्राचीन स्मारकों में मौर्य साम्राज्य में बहुत से ऐसे युद्ध हुए जिन्हें अनोखों बहुत सी सेनाओं का नरसंहार हुआ। जब सिकंदर ने ग्रीक पीछे छोड़ने का फैसला किया तो ग्रीक शासकों की विरासत को पीछे छोड़ दिया। अब प्राचीन भारत के शासक अलग अलग भागों में बटा था। इस अवधि के दौरान चंद्रगुप्त और चाणक्य ने स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन किया और ग्रीक शासकों की सेनाओं को हराना शुरू कर दिया और मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। सिकंदर के युद्ध पीछे हटते ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य का विस्तार करना किया। चाणक्य को नंदा साम्राज्य के संधान करने का प्रतिज्ञा ले रखी थी, तो उन्होंने नंद साम्राज्य को नष्ट करने का एकमात्र उद्देश्य के साथ चंद्रगुप्त मौर्य को मौर्य साम्राज्य की स्थापना में मदद की। चंद्रगुप्त ने चाणक्य की सलाह के अनुसार प्राचीन भारत के हिमालय क्षेत्र के शासक राजा पर्वतका के साथ गठबंधन किया। चंद्रगुप्त और पर्वतका की संयुक्त सेना के साथ नंद साम्राज्य ने लगभग 300 ईसा पूर्व में लाया गया। अब
चाणक्य की नीति मौर्य साम्राज्य के विस्तार की थी। अनेकों युद्ध और अनेकों स्मारक बनाए गए। चंद्रगुप्त मौर्य ने बहुत से यूनानी लेखकों के अनेक अनेक लिख विधियों में उन्होंने अलग अलग स्मारक बनाए। चंद्रगुप्त मौर्य ने भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में मेडोसिन क्षेत्रों सूबेदार को हराया। उनके तल सेल्यूकस के खिलाफ युद्ध छेड़ा, जो कि बहुत बड़ा युद्ध था, जो एक यूनानी था जिसका अधिकांश भारतीय क्षेत्रों में, जिन्होंने पहले सिकंदर महान को पकड़ लिया था। हालांकि सेल्यूकस ने अपनी बेटी का हाथ चंद्रगुप्त मौर्य की शादी में पेश किया और उसके साथ उन दोनों में गठबंधन हो गया। सेल्यूकस की मदद से चंद्रगुप्त ने कई क्षेत्रों को प्राप्त करना शुरू कर दिया और मौर्य साम्राज्य को दक्षिण एशिया तक अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इस व्यापक विस्तार के लिए चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में पूरे एशिया में सबसे व्यापक राजा थे। अब एशिया पे विजय के बाद दक्षिण भारत की विजय की बारी आई। सेल्यूकस से सिंधु नदी के विभिन्न प्रांतों को प्राप्त करने के बाद चंद्रगुप्त ने साम्राज्य दक्षिणी एशिया के उत्तरी हिस्सों में फैला था। इसके बाद दक्षिण में विंध्य श्रेणी से परे और भारत के दक्षिणी हिस्सों में उसने विजय शुरू की। वर्तमान तमिलनाडु और केरल के कुछ हिस्सों को छोड़कर चंद्रगुप्त पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके थे। मौर्य साम्राज्य की शासन व्यवस्था सबसे सुदृढ़ मानी जाती थी और अनेकों प्रयोग उन्होंने किए। शासन व्यवस्था में अनेकों स्तंभ उन्होंने बनाए। चाणक्य की सलाह के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य के 4 प्रांतों में विभाजित किया। उन्हें एक बेहतर केंद्रीय शासन की स्थापना की, जहां उनकी राजधानी पाटलिपुत्र। प्रशासन को राजा के प्रतिनिधित्व की नियुक्ति के साथ आयोजित किया गया, जिन्होंने अपने संबंधित प्रांत के प्रबंधन किया। यह एक परिष्कृत प्रशासन था जो चाणक्य के लेखों के संग्रह में वर्णित एक अच्छी तरह से तेल वाली मशीन की तरह संचालित होता था, जिसे अर्थशास्त्री कहा जाता था। चाणक्य बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। वो चंद्रगुप्त मौर्य को सलाह देते थे और चंद्रगुप्त मौर्य उन्हीं की सलाह से अपने साम्राज्य में उसे आगे बढ़ाता था। मौर्य साम्राज्य अपने इंजीनियरिंग चमत्कारों जैसे मंदिरों, सिंचाई, जलाशय, सड़कों और खानों के लिए भी जाना जाता है। चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य जलमार्ग के बहुत बड़े पक्षधर नहीं थे, इसलिए उनका मुख्य मार्ग सड़क मार्ग रहा। उन्होंने बड़ी सड़कें बनाने की मदद मिली, जिन्हें बड़े वाहन, बैलगाड़ी को आसानी से गुजरने की अनुमति हो। उन्होंने एक राजमार्ग का निर्माण किया जो पाटलिपुत्र वर्तमान पटना से तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान को जोड़ता हुआ 1000 मील लंबा था। यह उनका सबसे बड़ा सड़क निर्माण का कार्य था। उनके द्वारा निर्मित अन्य समान राजमार्ग उनकी राजधानी को नेपाल, देहरादून, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जैसे स्थानों से जोड़ा। इस तरह से बुनियादी ढांचे के बाद एक मजबूत अर्थव्यवस्था का नेतृत्व किया, जिससे पूरे साम्राज्य को हवा दी। चंद्रगुप्त मौर्य युग में कला और वास्तुशास्त्र की शैली को पहचान करने के लिए कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन दीदारगंज यक्षी जैसे पुरातत्व लेखों के अनुसार उनके युग की कला यूनानियों से प्रभावित होती थी। इतिहासकारों का यह भी तर्क है कि मौर्य साम्राज्य संबंधित अधिकांश कला व वास्तु प्राचीन भारत की थी। प्राचीन भारत के मापदंडों में चाणक्य की सलाह में उन्होंने कई ऐसे कार्य किए। चंद्रगुप्त की सेना उस समय की सबसे बड़ी सेना थी। यूनान ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 5 लाख से अधिक पैदल सैनिक, 9000 युद्ध हाथी और 30,000 घुड़सवार थे। पूरी सेना अच्छी तरह से प्रशिक्षित थी। उन्हें अलग अलग कसौटियों पर खरा उतरने के लिए प्रशिक्षण दिए जाते थे, जिसका नेतृत्व चाणक्य के था। सेना को अच्छी तरह से भुगतान किया जाता था और चाणक्य की सलाह के अनुसार एक विशेष स्थिति आनंद लेती। चंद्रगुप्त और चाणक्य अपने साथ हथियार निर्माण सुविधाओं के साथ लाए, जिन्होंने अपने दुश्मनों की आंखों में लगभग अजय बना दिया। भारत के एकीकरण में चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा योगदान है। चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण एशिया का एक बड़ा हिस्सा एकजुट कर दिया था, जिसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ब्राह्मण, प्राचीन हिंदू धर्म और आजीविका जैसे विभिन्न धर्म शासन में संपन्न हुए। पूरे साम्राज्य में की प्रशासन, अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढांचे में एक रूपता थी। इसलिए विश्व ने उनके विशेषाधिकार का आनंद लिया और चंद्रगुप्त मौर्य का सबसे बड़ा सम्राट बना दिया। आज इतिहास के लेखों में जब भी आप देखेंगे तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आएगा। चलते चलते चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक छोटी सी कहानी देखते थे। एक बार चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध कर रहे थे। युद्ध में थकान हुए थे,
तो चंद्रगुप्त मौर्य के पास ऐसी शक्ति थी कि वो शेर और हाथी जैसे आक्रामक जंगली जानवरों को युद्ध के दौरान आराम कर रहे थे तो तभी एक सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर सेना ने सोचा कि इस बार ये शेर सम्राट को मार देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो जंगली जानवर शेर चंद्रगुप्त मौर्य के पास में आया। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य का पसीना चाटा और अपना मुंह साफ करते हुए निकल गया, विपरीत दिशा में निकल गया। यह बात बहुत ही रहस्यमय रही। ऐसा कहा जाता है कि चाणक्य एक रसायन शास्त्री थे और उनके सोने के सिक्के के एक टुकड़े को 8 अलग अलग सोने के सिक्कों में बदल सकते थे। वास्तव में यह दावा किया जाता था कि चाणक्य ने रसायन विद्या का इस्तेमाल अपने खजाने की एक छोटी सी संपत्ति को चालू रखने के लिए किया था, जिसके बाद से एक बड़ी सीमा खरीदने का इस्तेमाल किया। यह बहुत ही सेना मंच था जिससे पर मौर्य साम्राज्य खड़ा किया गया था। कहा जाता कि चाणक्य का जन्म दांतों की एक संपूर्ण पंक्ति के साथ हुआ था, जो उसके भाग्य में संकेत है कि वह एक महान राजा बनेंगे। चाणक्य के पिता ने हालांकि यह नहीं चाहा था कि उनका बेटा राजा बने, और इसलिए उन्होंने एक दांत तोड़ दिया। इसके बाद पिता ने कहा कि वह एक साम्राज्य की स्थापना करने का सबसे बड़ा कार्य, और यही हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य को, एक छोटे से बालक को, उन्होंने इस संपूर्ण ब्रह्मांड का, अखंड भारत का सम्राट बना दिया। 297 ईसा पूर्व के आसपास अपने आध्यात्मिक गुरु संत ब्रजबाहु के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना के माध्यम से अपने नश्वर शरीर को छोड़ने का फैसला किया, और उन्होंने उपवास रखना स्टार्ट किया। और कर्नाटक के स्वर्ण बेलगोला के गुफा के अंदर एक ठीक दिन पर उन्होंने अपने आत्म भुखमरी के दिनों को समाप्त करते हुए अंतिम सांस ली। उस जगह पर एक छोटा सा मंदिर बना हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार ने उससे आसन जोड़ा। बिंदुसार ने एक पुत्र अशोक को जन्म दिया, जो भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक माना जाता है। इस प्रकार चंद्रगुप्त मौर्य अखंड भारत का निर्माण करने वाले पहले महावीर योद्धा बने। कैसी लगी आपको ये कहानी? कैसा लगा भारत की बात का ये एपिसोड? आप मुझे बताइएगा। फिर एक बार हम एक नए योद्धा की कहानी लेकर आपके सामने प्रस्तुत होंगे। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।